हाय एवरीवन, आपको हम साइंस में आज डिस्क्राइब करेंगे द्रव के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए क्या होती है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरता हो द्रव्य कहलाता है। यानी कि पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज़ है, जो भी वस्तुएं हैं, उसका एक पर्टिकुलर मास होना चाहिए और एक पर्टिकुलर स्पेस घेरता हो, वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। अर्थात द्रव्यमान एवं आयतन युक्त प्रत्येक संरचना क्या है? द्रव्य। तो प्रत्येक संरचना मैटर है। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है तथा वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका आयतन कहलाती है। किसी वस्तु में कितना द्रव्य है, कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, वो क्या कहलाता है? वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। और वो कितना स्पेस घेर रहा है, कितना स्थान घेर रहा है, वो उसका आयतन कहलाती है, जिसमें वस्तु की ऊंचाई, लंबाई व चौड़ाई भी शामिल है। अब जिसमें वो चाहे तो ऊंचाई में आपका स्थान घेर रहा हो, चाहे लंबाई में, चाहे चौड़ाई में, ये सब आयतन में ही आपका शामिल हो जाता है। जल, वायु, मृदा, सोना, कुर्सी, किताब आदि सभी वस्तुएं क्या है? द्रव्य हैं, आपकी मैटर है। जबकि ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएं आदि द्रव्य नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं? चलिए पढ़ते हैं। द्रव की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड एंड गैस। 3 होती हैं। सब ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस। चलिए पढ़ते हैं ठोस के बारे में। सबसे पहले ठोस वस्तुओं में आकार व आयतन निश्चित होता है। उदाहरण के लिए कांच की बोतल, परख नली व कुर्सी आदि। ठोस की जो वस्तुएं होती हैं उनका जो शेप होती है, वो और वॉल्यूम यानी कि उसका आयतन, कितना स्पेस वो घेर रहा है, कितना स्थान वो घेर रहा है, वो एक निश्चित होता है। ऐसा नहीं कि हर जगह पर उसका चेंज होता रहे, वो उनका निश्चित रहता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका द्रव। द्रव क्या है? द्रव अवस्था में वस्तु का आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। उदाहरण के लिए जल, दूध, तेल, पेट्रोल आदि। द्रव में क्या होता है? वस्तु का आकार अनिश्चित होता है। मतलब अगर हम किसी दूसरी कंडीशन में उसको लेकर जाएंगे तो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका आयतन, मतलब जितना वो स्थान घेर रहा था स्थान उतना ही घेरेगा, आयतन उसका निश्चित रहता है। जैसे कि द्रव में क्या क्या आ गया आपका? वाटर आ गया, मिल्क आ गया, ऑयल आ गया, पेट्रोल, ये सारे क्या हो गए? लिक्विड हो गए। नेक्स्ट हेडिंग है आपका गैस। गैसीय अवस्था में वस्तु का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैस जिस पात्र में रखी जाती है उसका आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेता है। उदाहरण के लिए वायु, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। गैस में क्या रहता है? गैस में जो वस्तु का आकार होता है, यानी कि जो शेप होती है वो, और कितना स्पेस वो घेर रहा है, यानी कि उसका वॉल्यूम, वो क्या होती है? वो दोनों ही अनिश्चित होते हैं, दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। वो क्या कहलाती है? आपकी गैस कहलाती है। यानी कि अगर किसी दूसरे पात्र में रख दी जाए, कंडीशन दूसरी आ जाए, तो वो क्या होता है? अपना आयतन व आकार चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट आपकी एक स्टेट और भी होती है, देखिए क्या है वो? प्लाज्मा। प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत अवस्था है जिसमें धनावेशित आयनों तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग बराबर होती है। प्लाज्मा जो है वो गैसों की एक आयोनाइज्ड स्टेट है। जो हम गैस ऊपर पढ़ चुके हैं उसकी एक आयोनाइज्ड स्टेट है ना, जिसमें धनावेशित आयन यानी कि पॉजिटिव आयन एंड ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बराबर होती है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका द्रव की मुख्य अवस्थाएं एवं उनके गुण। तो आपको गुण दिए जा रहे हैं और वो किस अवस्था में क्या क्या उनमें चेंजेस आते हैं वो सारे इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। तो फर्स्ट है आपका आकार। अब आकार में देखिए ठोस का जो आकार है निश्चित होता है, ऊपर पढ़ चुके हैं, और द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, अर्थात द्रव जिस भी पात्र में रखे जाते हैं उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। द्रव का क्या है? अगर हम लंबे बर्तन में रखेंगे तो आकार चेंज हो जाएगा, चौड़े में रखेंगे चेंज हो जाएगा, गोल में रखेंगे चेंज हो जाएगा। तो इनका जो शेप है, वो आकार है, वो निश्चित नहीं होता। नेक्स्ट है आपका गैस। इनका आकार निश्चित नहीं होता, ये जिस पात्र में रखी जाती हैं उसका आकार ग्रहण कर लेती हैं। गैस जो हो गई वो
उनकी शेप निश्चित नहीं होती, इसको जिस भी बर्तन में आप रख दो उसमें ये उसी की शेप ले लेती हैं, वैसे ही बन जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है आयतन। आयतन ठोसों का क्या होता है, निश्चित होता है। ऊपर बात कर चुके हैं हम इसके बारे में कि इनका जो आयतन होता है यानी कि इनकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, जितना भी वो स्पेस घेर रही है वो क्या होता है, वो निश्चित होता है। नेक्स्ट द्रव में आते हैं। द्रव में क्या होता है, इनका आयतन भी निश्चित होता है, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, क्योंकि उनमें भी जो उनका जितना वो स्थान घेर रही थी उतना ही फिर से घेरेंगी। ऐसा तो है नहीं कि अगर हम किसी दूसरे बर्तन में रख देंगे तो वो ज़्यादा स्थान घेरेंगी। इनका भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। नेक्स्ट है गैस। इनका आयतन निश्चित नहीं होता, ये अपने पात्र के संपूर्ण आयतन में विस्तृत हो जाती हैं। इनका जो आयतन है गैसों का वो निश्चित नहीं होता, ये अगर किसी बर्तन में भरी जा रही हैं तो वो पूरे बर्तन में एक तरह से फैल जाएंगी, चाहे वो बर्तन कितना भी बड़ा क्यों ना हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बहने का गुण। ठोस में ये बहते नहीं है, ठोस बहते नहीं है क्योंकि इनका आकार निश्चित होता है, पहले भी बात हो चुकी है। द्रव ये ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, अगर किसी द्रव को ऊपर से फैलाया जाए तो वो नीचे की तरफ बहेगा। और गैसों का क्या होता है, ये प्रत्येक दिशा में बहती है, ये हर दिशा में बहती हैं गैसें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव ठोसों पे क्या होता है देखते हैं। इनको बहुत कम दबाया जा सकता है, ठोसों को तो दबाया बहुत ही कम जा सकता है, कुछ ठोस होते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है, इसलिए इन पर दाब का कम प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है द्रव में इनको ठोस की अपेक्षा अधिक दबाया जा सकता है, द्रव को दबाया जा सकता है ठोसों से थोड़ा सा ज़्यादा। और गैस इनको सबसे अधिक दबाया जा सकता है, यानी कि इनको क्या किया जा सकता है, सबसे अधिक दबाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव ठोसों पे क्या होता है, गर्म करने पर इनमें सबसे कम वृद्धि होती है। अगर ठोसों को गर्म किया जाए तो इनमें सबसे कम वृद्धि होगी, यानी कि ये ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। और द्रव पे क्या होता है, गर्म करने पर इनके आयतन में ठोस की अपेक्षा अधिक वृद्धि होती है। अगर गर्म किया जाए द्रवों को तो वो ठोसों से ज़्यादा वृद्धि कर जाते हैं। गैसों में गर्म करने पर इनके आयतन में सबसे अधिक विस्तार होता है, और गैस जो होती है अगर वो गर्म की जाती है तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो सबसे अधिक फैल जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कणों में गति। कणों में गति ठोसों में जो होती है वो सबसे कम होती है, द्रवों में उनसे थोड़ी ज़्यादा होती है, और गैस के जो अणु होते हैं वो ठोस और द्रव की अपेक्षा ज़्यादा गतिशील होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी गलनांक, क्वथनांक एवं क्रांतिक ताप। ठोसों का गलनांक होता है, तो ठोसों का जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है, वो और द्रवों का क्वथनांक होता है वो भी निश्चित होता है, और गैसों का क्रांतिक ताप निश्चित होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठोसों के कणों के मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है। ठोसों के कण जो होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत प्रबल, इफेक्टिव बोल सकते हैं आप, बहुत प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, जिससे कि एक दूसरे से लगे रहते हैं। नेक्स्ट द्रव में क्या होता है, इनके कणों के मध्य कार्यरत अंतर आणविक आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा कम प्रबल होता है, और गैसों में अंतरा आणविक जो बल होता है वो शून्य होता है, तभी वो इधर से उधर चलती रहती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हिमांक और घनत्व। इनका हिमांक और घनत्व अधिक होता है। ठोसों का हिमांक जो होता है वो द्रव और गैस से अधिक होता है। द्रवों का हिमांक और घनत्व ठोसों की अपेक्षा कम होता है, और गैसों का हिमांक और घनत्व सबसे कम होता है। यहाँ से ये आपको द्रवों की क्या पता हो गई, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सब पता क्लियर हो गई। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम द्रव के सामान्य गुण। वही सामान्य गुण ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है, गैसीय अवस्था होती है। अब ठोस अवस्था में क्या क्या होता है, विरूपण प्रत्यास्था होती है। द्रव अवस्था में दाब होता है, प्लवन होता है, प्रस्तनाभ होता है, केशिकात्व होता है, और श्यानता होती है, विस्कोसिटी से बोलते हैं। गैसीय अवस्था में वायुमंडलीय दाब होता है। सबसे पहले हम ठोस अवस्था का क्या पढ़ेंगे, विरूपण। देखिए विरूपण क्या होता है। विरूपण यानी कि डिफॉर्मिंग, किसी पिंड पर आरोपित बाह्य बल उस पिंड के आकार अथवा आयतन में अथवा दोनों में परिवर्तन कर सकता है। अगर कोई पिंड है उस पर कोई बाहर से बल लगाया जा रहा है तो वो उस पिंड के जो शेप होती है उसमें भी चेंज कर सकता है,
और उसके वॉल्यूम में भी चेंज कर सकता है। पिंड में होने वाला यह परिवर्तन पिंड का विरूपण कहलाता है। जब हमने किसी पिंड पर कोई वाह बल लगाया और उसके आकार में या आयतन में अगर चेंज आ गया तो ये क्या कहलाएगा? विरूपण कहलाएगा, यानी कि डिफॉर्मिंग कहलाएगा। यह वाह बल जो पिंड को विरूपित करता है विरूपणकारी बल कहलाता है, और जो बल हम लगा रहे थे उसको चेंज करने के लिए वो क्या कहलाएगा? डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि विरूपणकारी बल। विरूपणकारी बल, विरूपण सदैव विरूपणकारी बल के समानुपाती होता है, यानी कि जो चेंज होगा, विरूपण यानी कि चेंज, वो चेंज जो बल हम लगा रहे हैं, विरूपणकारी बल हम जो लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, उसके समानुपाती होगा। यानी कि अगर हम ज्यादा बल लगाएंगे तो ज्यादा विरूपण होगा, कम लगाएंगे तो कम होगा। विरूपण के कारण ही किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन किया जाता है। धातुओं से तारों का निर्माण किया जाता है और उन तारों की लंबाई बढ़ाई जाती है। धातुओं से जब तार बनाए जाते हैं तो उन पर विरूपण फोर्स बहुत अधिक लगाया जाता है, जिससे कि उनसे तारों का निर्माण होता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स। जब किसी पिंड को विरूपित करने के लिए उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो पिंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए विरूपणकारी बल की दिशा में पिंड के अंदर एक अन्य बल उत्पन्न हो जाता है। इसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। हमने किसी पिंड पर कोई बल लगाया और पिंड ने खुद को उसी स्वरूप में बनाए रखने के लिए विपरीत दिशा में पिंड के अंदर से एक बल लगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल। जैसे हमने रबर को खींचा थोड़ा और उसमें क्या हुआ, वो फिर से उसमें ऐसा फोर्स लगा कि वो फिर से अपनी उसी स्टेट में आ जाती है, वो आपको क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल। नेक्स्ट है आपका प्रत्यास्था। प्रत्यास्था क्या है? चलिए देखते हैं। किसी ठोस पिंड का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। कोई ठोस पिंड है, उसका आकार एवं आयतन निश्चित होगा, पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले ही। ठोस पिंड के आकार एवं आकृति को परिवर्तित करने के लिए एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है। यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, परंतु बल हटाने में पुनः पिंड अपनी प्रारंभिक स्थिति प्राप्त कर लेता है, तो पिंड का यह गुण प्रत्यास्था कहलाती है। वही मैंने जो रबर का एग्जाम्पल अभी दिया कि हमने कोई बल लगाया, उसको खींचा, बल लगा के खींचा, और जैसे ही हमने उस बल को छोड़ दिया, मतलब जैसे हमने अपने हाथों को छोड़ दिया, तो वो फिर से अपनी उसी पोजीशन में आ जाती है रबर। वही क्या कहलाता है? प्रत्यास्था कहलाता है। वही है, मतलब किसी पिंड पर कोई बल लगाया है ना, बल लगाने के बाद उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ और जैसे ही हमने बल को हटा लिया वो फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया। यह गुण कहलाता है प्रत्यास्था। वे वस्तुएं जो स्वयं पर आरोपित बल हटा लेने से पूर्णतः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ कहलाती हैं। अब कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिन पर से अगर बल को हटा लिया जाए तो पहले जैसे स्टेट में आ जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण प्रत्यास्थ कहलाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका प्रतिबल। देखिए क्या होता है प्रतिबल? स्ट्रेस। पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को, प्रत्यानयन बल ऊपर पड़ा हुआ है, को प्रतिबल कहते हैं। माना वस्तु के अनुप्रस्थ काट के ए क्षेत्रफल पर आरोपित बल F है, तब प्रतिबल क्या होगा? प्रत्यानयन बल अपॉन क्षेत्रफल। किसी पिंड के मतलब एक एकांक क्षेत्रफल पर, कोई पर्टिकुलर क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं प्रत्यानयन बल अपॉन क्षेत्रफल से। इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और जो इसकी डायमेंशन होती है यानी कि विमा ml-1 t-2 होती है। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं विकृति। नेक्स्ट हेडिंग हमारी विकृति। किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के प्रभाव से उसके मूल आकार में प्रति इकाई आयाम में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। जब किसी पर कोई बाह्य बल लगाया तो उसके जो मूल आकार में इकाई आयाम जो परिवर्तन हुआ, इकाई आयाम में जो परिवर्तन हुआ उसको हम विकृति कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं उसको। उदाहरण के लिए L लंबाई के किसी तार को बाह्य बल से खींचने पर उसकी लंबाई डेल्टा L वृद्धि हो जाए तो विकृति इज इक्वल टू लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, यानी कि डेल्टा L अपॉन L। अब विकृति मात्रक विहीन राशि है क्योंकि ऊपर भी लंबाई और नीचे भी लंबाई। नेक्स्ट हेडिंग है आपका हुक का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हुक का